सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू मैथशाला। हम लोग ये आई थिंक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लेक्चर नंबर 4 है। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनालिटिसिटी, इंटायर फंक्शन, सिंगुलैरिटीज, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे। तो आज मैं आपको एक छोटा सा चीज से शुरू करूंगा। जैसा कि मैं रोज सोच के रखता हूँ कि शुरू कहाँ से करना है, तो आज मैं सोचा मैं यहाँ से शुरू करूँ। एनालिटिसिटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया, कभी भी शब्द आ जाए एफ इज एनालिटिक, इसका मतलब होता है एफ इज एनालिटिक का मतलब इट इज रेगुलर ऑन सम डोमेन लेट अस से डी। ठीक है, अगर इंटायर शब्द का इस्तेमाल कर लिया जाए इसका मतलब होता है रेगुलर ऑन डी, नहीं पूरा सी। यानी कि जब भी कोई फंक्शन किसी एक छोटे से सब डोमेन में रेगुलर होता है, इसके अंदर रेगुलर है, तो वो एनालिटिक हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये डी है, ये डोमेन है, लेकिन अगर कोई फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ही एनालिटिक हो जाए या पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ही रेगुलर हो जाए, उसको क्या कहते हैं? इंटायर फंक्शन कहते हैं। तो इंटायर फंक्शन अगर डेफिनेशन की तरह लिखूं तो इंटायर फंक्शन का मतलब हुआ, दो तरीके से आप कह सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि a function which is regular on whole C, यानी every point of C is a regular point for F। ठीक है, सेकंड आप क्या कह सकते हैं? एनालिटिक ऑन होल C। तो ये सेकंड पॉइंट क्या बोलूं मैं, इसको बोलूंगा और, ये दोनों एक ही बात है। वहीं पे एनालिटिक किसको बोलेंगे? तो आप कहोगे जब किसी पर्टिकुलर डोमेन में रेगुलरिटी की बात हो, है ना, तब जो है उसको एनालिटिक बोलते हैं। तो अभी क्लियर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंफ्यूजन मैंने कल सुनी कि हमने ऐसे पढ़ा है वैसे पढ़ा है, तो मुझे लगता है यहाँ क्लैरिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर किसी छोटे इंटरवल में किसी छोटे डोमेन में रेगुलरिटी की बात होगी तो हम उसको एनालिटिसिटी बोलते हैं, और यही एनालिटिसिटी जब पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन सी पर एक्सटेंड हो जाती है तो यही एनालिटिसिटी क्या बन जाती है? इंटायर बन जाती है। इसको कहते हैं इंटायर फंक्शन। तो आज के बाद इंटायर फंक्शन वही होगा जो पूरे सी पे रेगुलर होगा, एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए, होल सी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सिंगुलरिटी की। तो कल तो बात की ही थी, ठीक है, उस पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सिंगुलरिटी मैंने आपको दो चीजें बताई। पहली चीज क्या? जहां पर पॉइंट एट विच रेगुलरिटी फेल्स बट क्या बताया था? बट रेगुलरिटी इज देयर, राइट, बट देयर आर सम अदर पॉइंट्स, ये आप लोगों के लिए लिखवा रहा हूं, देयर आर सम अदर पॉइंट्स, सम अदर रेगुलर पॉइंट्स, सीधा एक भी बार में लिखवा देता हूं। अब कोई पूछे, जैसे ही शब्द इस्तेमाल हो रेगुलर, एनालिटिक, इंटायर, तो देखो ये चेन याद रखना। सबसे पहले फंक्शन का किसी पॉइंट पे क्या होना जरूरी है? डिफरेंशिएबल होना जरूरी, एट सम पॉइंट। ठीक, ये चेन जो समझा रहा हूं उसको समझ। दूसरा, डिफरेंशिएबिलिटी को जब पॉइंट को बढ़ा के किसी डिफरेंशिएबिलिटी इन सम एनबीडी ऑल्सो ये मिल जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? रेगुलरिटी। रेगुलरिटी। रेगुलर। ठीक है, यही रेगुलरिटी, यही रेगुलरिटी जो है वो जब किसी डोमेन में पहुंच जाती है, ओपन कनेक्टेड, सो रेगुलरिटी इन सम डोमेन इज, क्या कहते हैं इसको? एनालिटिसिटी, राइट, एनालिटिसिटी। और जैसा कि कल भी हुआ था, इंटायर के लिए जगह खत्म हो गई थी, आज भी जगह खत्म हो गई। एनालिटिसिटी ऑन सी इज इंटायर। वैसे भी इंग्लिश में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी इंटायर का मतलब संपूर्ण होता है, पूरा का पूरा, है ना। आई फिनिश्ड इंटायर पिज्जा, पूरा मैंने खा लिया, है ना। सो ऐसा है।
अब देखिए इसका मतलब सिंगुलरिटी क्या है, जहां पर रेगुलरिटी फेल हो जाए वो पॉइंट सिंगुलरिटी है, लेकिन याद रखिए कि उसके आसपास कहीं रेगुलरिटी जरूर होनी चाहिए, है ना। यहीं से क्लियर होता है कि नो वेयर एनालिटिक या फिर रेगुलर इंप्लाइज नो वेयर सिंगुलर। क्यों? क्योंकि अगर कोई फंक्शन नो वेयर एनालिटिक है मतलब उसके पास कोई रेगुलर पॉइंट नहीं, तो भैया सिंगुलरिटी भी नहीं होगी, है ना। सिंगुलरिटी वहां होगी जहां 10-20 पॉइंट्स पे रेगुलरिटी हो, फिर उस पॉइंट पे छूट जाए, वहां पे रेगुलरिटी ना हो। इसलिए सिंगुलरिटी की अगर आप डेफिनेशन को देखें, सिंगुलरिटी अगर आप डेफिनेशन को देखें तो देखना बहुत ब्यूटीफुल डेफिनेशन है। लिमिट पॉइंट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स but not regular in itself। समझ रहे हो? लिमिट पॉइंट ऑफ रेगुलर पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट सिंगुलरिटी बनता है जो किससे घिरा हुआ हो। लिमिट पॉइंट ऑफ रेगुलर पॉइंट मतलब उसका कोई भी नेबरहुड उठाओ, उसके अंदर ढेर सारे रेगुलर पॉइंट होने चाहिए, है कि नहीं भाई। रेगुलर मान लीजिए कोई सेट एस है, ये है सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स, ठीक। एस कह रहा हूं, इसको आर से डिनोट कर लेते हैं, सॉरी आर। और एस मैंने क्या दे दिया, सिंगुलर पॉइंट, सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। हाँ, तो अल्फा इज said to be a singular point if alpha is limit point of R but belongs to S। बताओ ठीक लिखा है, समझ में आ रहा है? मतलब वो पॉइंट खुद जो है वहां पे रेगुलरिटी ब्रेक हो रही हो, लेकिन आसपास जो है कोई भी कितना भी छोटा नेबरहुड डालूं उसमें आर के पॉइंट्स आ जाए। आर के पॉइंट मतलब रेगुलरिटी के पॉइंट आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ऑब्जर्वेशन देख लो, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। दुनिया में कोई ऐसा पॉइंट नहीं हो सकता जिसके किसी भी नेबरहुड में हर तरफ केवल सिंगुलरिटी सिंगुलरिटी। सही है कि नहीं? यस सर। ठीक है। सो देयर कैन never be any singular point having singularity in whole neighborhood, क्योंकि ये डेफिनेशन को वॉलेट करेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब पर्याप्त क्लैरिटी मिल गई है। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखना, एक पॉइंट टू रिमेंबर भी लिखवा देता हूं। अगर अगर अल्फा, ठीक, आर का लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ आर। बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा? व्हाट डज इट इम्प्लाई? सर इट मींस कि अल्फा के नेबरहुड में आर के इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स तो होंगे ही निश्चित तौर पे। अल्फा के हर नेबरहुड में, पहले तो इसको ठीक करिए, हर नेबरहुड में। है ना, हर नेबरहुड यस में। सर। पहली चीज। एक और मैंने यस सर। एक और चीज मैंने आपको सिखाई थी, अगर याद हो, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। अदर अगर कोई देन पॉइंट, अल्फा सर, हाँ अदर देन अल्फा वो नेबरहुड में तो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होंगे हर करेक्ट एक अल्फा करेक्ट, के, ठीक तो है, अदर वो देन अल्फा। अल्फा पॉइंट्स आने चाहिए, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होना चाहिए। लेकिन जी जी मैंने जी। एक और आपको टूल सिखाया था कि लिमिट पॉइंट होना एक और चीज की तरफ इशारा करता है, याद करो। यस सर आपने बताई थी कि
उसके अलावा कोई और नहीं होगा, उसका नेबरहुड बना के बताया था सर आपने। नहीं, मैंने लिमिट एक पॉइंट अप्रोच, सर नहीं होंगे, मैंने लिमिट ये पॉइंट नहीं कहा होंगे, था, सिर्फ लिमिट होगा। नहीं नहीं, एक और आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। May मैं or कह रहा may हूँ not कि belong now. एनीवन एल्स, कोई कोशिश करेगा? आप So लोग may इसमें or ही may उलझ not रहे हैं। belongs to R. नहीं नहीं, आप लोग इसमें ही उलझ रहे हैं कि नेबरहुड, अदर Convergence? देन नेबरहुड एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया। हाँ भाई, सीक्वेंस जैसा कुछ बताया है क्या? यस सर, बताया था आपने। इनफाइनाइट मेनी टर्म्स उस सीक्वेंस के लाई कर जाएंगे सर, उस पॉइंट के नेबरहुड में। देखिए क्या बताया है, अगर अल्फा आर का लिमिट पॉइंट है तो आर के अंदर एक ऐसी सीक्वेंस मिलेगी जो अल्फा पे कन्वर्ज कर रही होगी, हाँ हाँ, वो तो सर है ना? हाँ, तो यही पूछ रहा हूँ। देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉइंट्स, क्यों आर में से लेनी है ना सीक्वेंस, सीक्वेंस कम ऑफ से कम रेगुलर एक, पॉइंट्स अधिक भी हो सकती है जी। कन्वर्जिंग। देखिए, ये वो चीजें हैं जो हमेशा याद रहनी चाहिए अगर किसी क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं। कन्वर्जिंग टू अल्फा, तो से Zn, ये रेगुलर पॉइंट्स का सीक्वेंस है जो अल्फा किसी सिंगुलर पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। इनको ध्यान में रखिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और रिमार्क बता देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर, यस बोलिए। सर ऐसा कोई एग्जांपल है क्या जो डिफरेंशिएबल हो पर रेगुलर ना हो? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। एक पॉइंट पे ऐसा फंक्शन उठाइए जो केवल एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो। सर मतलब कोई एग्जांपल जो आप कोई बता मैं सकें आपसे अगर। ही पूछ रहा हूँ, मैंने अभी 2 क्लास पहले करवाया है उसको, जो केवल एक पॉइंट पे हो। कौन? मॉड जेड स्क्वायर। सिर्फ जीरो पे था। तो इसीलिए कहता हूँ नोट्स बनाइए, मेहनत करिए, पढ़िए, है ना? ये सब चीजें लिखवाई हुई। द सेट ऑफ यस सर। रेगुलर पॉइंट्स, ये जो लिखवा रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए। सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स इज ऑलवेज एन ओपन सेट। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट इज एन ओपन सेट। अच्छा, ओपन सेट कहाँ होता है वो भी बताना जरूरी है, सी के अंदर। ठीक है, एक ओपन सेट होता है, इसका मतलब रिमार्क 2, F can never be एनालिटिक। देखना, इसको दिखाऊंगा मैं आपको। ऑन ए can never be analytic only on some closed set। ध्यान से सुनिएगा, ये एक ओपन सेट है। ओपन सेट है मतलब मैंने एक ओपन डिस्क जैसा बना दिया है। ठीक है, चलिए ओपन डिस्क जैसा नहीं बनाता, मान लीजिए ये ऐसा आधा ओपन है और फिर आधा एरिया क्लोज्ड है। ठीक है, कुछ इस तरह से। मुझे बताइए, मैं ये कहूं कि केवल और केवल फंक्शन जो है इस डोमेन डी पे एनालिटिक है, मतलब इसका हर एक पॉइंट एक रेगुलर पॉइंट होगा। सही है कि नहीं? रेगुलर पॉइंट होगा मतलब, देखो बेसिक से सीखो, कभी गलती नहीं होगी। जल्दबाजी करोगे, जंप करोगे तो गलती हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? पॉइंट उठाया, उसका नेबरहुड बनाया, इस नेबरहुड में जितने भी पॉइंट आएंगे सब पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। यही तो बात है कि नहीं? यस और नो, फटाफट बताते चलिए। यस सर, यस यस। देखिए, यस सर। अगर मैंने ये कहा है क्लोज्ड है, क्लोज्ड है मतलब ये जो बाउंड्री के पॉइंट है ये इसमें सम्मिलित हैं और ये भी रेगुलर पॉइंट्स हैं। सही है कि नहीं? यस सर, इंक्लूडिंग बाउंड्री पॉइंट। अगर ये रेगुलर पॉइंट है तो इसके इस नेबरहुड में जितने भी पॉइंट है उन पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए और वो भी रेगुलर पॉइंट होने चाहिए। और आपको नहीं लगता ये Yes, sir. पॉइंट सेट से बाहर निकल गए? यस सर। यस यानी ये कभी सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट हो ही नहीं सकता, इसको इन पॉइंट्स को भी कंसीडर करना पड़ेगा। सही है कि नहीं? बहुत अच्छा लिखा विजुअल है, है ये। सेट ऑफ इसलिए रेगुलर ओपन पॉइंट इज ऑलवेज ओपन सेट। क्लोज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि रेगुलरिटी को खत्म थोड़ी कर सकते हो। रेगुलरिटी नेबरहुड का कॉन्सेप्ट है भैया। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट पे जाके तुमने कह दिया बस
यही रेगुलर होगा, ऐसा नहीं। क्यों? अगर तुमने कह भी दिया कि ये रेगुलर होगा, यहां तक बाउंड्री है, ये रेगुलर होगा, तो मैं कहूंगा ठीक है रेगुलर है ना, इसकी डेफिनेशन के हिसाब से इसमें एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जिसमें फंक्शन हर पॉइंट पे रेगुलर होगा। कहाँ जाएंगे ये वाले पॉइंट्स? ओपन में आपको लिबर्टी है, क्यों? ओपन में बाउंड्री नहीं होती ना, ये पॉइंट आप देखोगे यस तो बस आपके पास लिबर्टी है कि आप उसके अंदर का जो नेबरहुड है वो अंदर ले सकते हैं। समझ पा रहे हैं? यानी अगर कोई कहे आज के बाद रिमार्क नंबर 1 है ये और रिमार्क नंबर 2 है। मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करता हूँ रियल और कॉम्प्लेक्स पढ़ाना, ट्रस्ट मी, है ना, मुझे बहुत मजा आता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे सब्जेक्ट है ना, ओडी पीडी, कोई पढ़ा के चला जाए बस मेरे लिए। So, मैं यही पढ़ा लूँ जो है 4-6 महीने, है ना। अब देखिए, एफ कैन नेवर बी एनालिटिक ओनली, इस शब्द पे ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर फंक्शन ऐसे डिफाइन हो गया टू सी, लेट अस से, ठीक है, टू सी नहीं, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड हो जाएगा ये तो, लेकिन हो जाए तो क्या है, ठीक है, ठीक, टू सी हो गया। अब मैं कह दूं कि ये एक एनालिटिक फंक्शन है, आप कहोगे सर गलत हो गया। मैं बोलूंगा क्यों? सर आपने कह दिया कि ये तो क्लोज्ड है, क्लोज्ड डिस्क है ना, अब क्लोज्ड पे एनालिटिक हो नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। तो मैंने कहा देखो, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इस पे एनालिटिक है, इसके बाहर भी होगा, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, डोमेन ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ इतना है। तो आज के बाद कभी ऐसा लिखा दिखे तो ये मत समझना कि रिमार्क 2 गलत है, ठीक है। रिमार्क 2 के इस ओनली को नहीं भूलना। मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ इतने में, मैंने ये कहा कि सिर्फ इतने में डिफाइन है, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है फंक्शन के प्रॉपर्टीज को जानने में वो सिर्फ इतने डोमेन के अंदर है। बताइए, क्लियर है? सर, इसीलिए आपने वहां पे Yes. सम वर्ड का यूज करा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सम क्लोज नहीं, ओनली वर्ड का इस्तेमाल मैंने इसीलिए किया कि अगर किसी क्लोज्ड सेट पे एनालिटिक कह दिया गया है तो ये मत समझिएगा या तो वो ये कहे कि ओनली दिस, केवल इस बॉक्स में एनालिटिक है, इसके बाहर एनालिटिक नहीं है, तो यस फिर सर, उसको ये पॉइंट। ये आर्ग्यूमेंट देके आप डिस्कार्ड कर सकते हैं। देखिए वो सारी पॉसिबल मिस्टेक्स जो हमारे स्टूडेंट से हो सकती हैं वो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको यही करवा दिया जाए और बोल दिया जाए, लेकिन फिर भी कुछ छूट जाता है तो रिवीजन में आपको निकल जाना चाहिए। तो ये बात समझ में आई? इसको गलत मत कहिएगा, क्यों? मैंने ये नहीं कहा कि केवल इसी पे एनालिटिक, हो सकता है कि इसके बाहर एनालिटिक हो, लेकिन मेरा इंटरेस्ट सिर्फ इतने तक जानने में है। ठीक है भाई, दोनों ही बातें अपने आप में सही। बताइए, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? Yes, sir. चलिए यस सर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंटायर फंक्शंस की। सो लिस्ट ऑफ इंटायर। अच्छा, पहले इंटायर की ही बात क्यों कर ली गई? क्योंकि पहले हम जो बहुत अच्छे फंक्शंस है ना, वेल बिहेव, वेरी वेल बिहेव, उनकी बात कर लें जिनमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जैसे, अच्छा इसका मतलब क्या होता है? एनालिटिक ऑन सी, यही तो मतलब होता है। या फिर कोई कहे नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा, तो कहो रेगुलर ऑन होल सी। वो कहे मजा नहीं आ रहा तो कहो कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, ये मैक्स है। ठीक है, पहला, ऑल पॉलिनोमियल्स, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो पूरे इंटायर फंक्शन होते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ए जेड स्क्वायर, ए जेड ए एन जेड टू द पावर एन, ए एन माइनस वन जेड टू द पावर एन माइनस वन डॉट 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 ए नॉट, लेट अस से पी एन जेड इक्वल्स टू, ये जितने भी इस तरह के पॉलिनोमियल होंगे, 2z² + 3, 4z³ - 7, कुछ भी जिस भी तरह के पॉलिनोमियल है उनमें कभी कोई सिंगुलरिटी नहीं होती है, उनमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो हर जगह डिफरेंशिएबल होते हैं और वेल बिहेव्ड होते हैं। ठीक है भाई। दूसरे, e to the power z, e to the power z टाइप नहीं लिखता, चलो मैं लिख देता हूं e to the power z sin z, ये सब इंटायर फंक्शन है। cos z, याद रखिएगा क्या कि ये सब इंटायर हैं। और एक और प्रॉपर्टी बताइए इनकी फटाफट। और एनालिटिक भी सर होंगे ही ना। नहीं नहीं, एंटायर तो है, वो तो एनालिटिक है, मतलब लिख दिया वो तो, मतलब समझ रहे हैं, हमने बड़ा शब्द बोला, आपने उसका छोटा वर्जन।
नहीं कुछ और सोचिए। कंटिन्यूअस है सर वो, हाँ बेटा, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस तो है, ऑब्वियसली कंटिन्यूस है, तभी तो एनालिटिक हाँ, आप और पीछे जो चले इंटायर है, यस हाँ मैंने पूछा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका आगे क्या के लिए मतलब है, आप कहेंगे सर लिमिट हाँ एग्जिस्ट हाँ। करती है ना, कोई बात नहीं, सोचिए और सोचिए, सोचिए सोचिए। अनबाउंडेड है सर। वेरी गुड वेरी गुड, अनबाउंडेड। इसने बोला ये गुड्डू सर जी है। है क्या? हाँ सर, लास्ट में Yes. गुड्डू जी का तैयारी भाई धाकड़ चल रहा है। सर बहुत आज अथी गलत सही हुआ है सर। 2019 दिसंबर 19 का क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे दिन भर बैठ के सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है गुड्डू जी, गलतियां तो होती रहती हैं यार, जीवन में आदमी इतना सुधरता है फिर भी हर रोज गलतियां करता है, कैसी बातें कर रहे हैं, गलतियां नहीं कॉन्फिडेंस के करेंगे। साथ गलती की है सर, यही दिक्कत हुआ है सर। अरे कॉन्फिडेंस मैं आपको देता हूँ, 1000 गलतियां करो फिर भी कॉन्फिडेंट रहो, ये होता है तरीका कॉन्फिडेंस लूज मत करो, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। अब देखिए कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए। अभी देखिए आगे बढ़ो, इसलिए आपको मतलब भेज रहे 1000, हैं सर कि देखिए। हाँ वो मैं जरूर देखूंगा उसको, मैं कह रहा हूँ 1000 गलतियां करेगा फिर भी झुकेगा नहीं ठीक है। अनबाउंडेड and its compositions, e to the power z, sin z, cos z all are unbounded। मैंने ये क्यों लिखवाया है, इसकी कोई खास वजह है, इसकी वजह है लिवलीज थ्योरम। लिवलीज थ्योरम क्या कहती है, इंटायर फंक्शन कैन नेवर बी बाउंडेड अनलेस इट इज कांस्टेंट। लोग लिवली को कैसे पढ़ाते हैं, इंटायर बाउंडेड फंक्शन इज कांस्टेंट, मैं ऐसे नहीं पढ़ाता, क्योंकि इस तरह से आप लिवली का इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएंगे। लिवली ने ये नहीं कहा कि कोई फंक्शन इंटायर हो और बाउंडेड हो तो वो कांस्टेंट हो जाता है, नहीं, लिवली ने कहा अगर कोई फंक्शन इंटायर है और वो नॉन कांस्टेंट फंक्शन आपने ले रखा है, जैसे e टू द पावर z, sin z, cos z, इनके कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, e टू द पावर sin z है या फिर cos ऑफ e टू द पावर z, है कि नहीं, ये जो होते हैं ये अनबाउंडेड फंक्शंस हैं। मतलब इंटायर फंक्शन अगर कोई नॉन कांस्टेंट ले रखा है तो वो कभी बाउंडेड हो ही नहीं सकता अनलेस वो किसी छोटे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में ना हो। मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, इसलिए ये याद रखना कि इंटायर के साथ साथ ये सब अनबाउंडेड फंक्शंस, ठीक है। और याद क्या रखना, इसको तो हमने देखा है ना, e टू द पावर i z माइनस e टू द पावर माइनस i z बाई 2 आईटा, है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का टाइप है, इसलिए ये sin z अनबाउंडेड होता है जबकि sin x जो होता है वो बाउंडेड होता है, ठीक है, sin x जो होता है वो बाउंडेड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और तो ये है कि जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस होते हैं, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ entire functions are also entire, मतलब सम डिफरेंस, है ना, ये सब क्या होता है, बल्कि मैं तो बोलूंगा कॉम्पोजिशन भी, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशंस एज वेल एज एंड कॉम्पोजिशन भी क्या होते हैं, इंटायर होते हैं। पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन भी इंटायर होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए कुछ और चीजें देखते हैं, जैसे कहाँ चला गया भाई, ओके सर उसका एक अलग टॉपिक हो जाता सर, हाँ अलग पॉइंट हो जाता सर, कंपोजिशन और पॉइंट हाँ, वाइज अलग पॉइंट वैसे हो मल्टीप्लिकेशन। सकता था, लेकिन मैंने कहा ठीक है इसी में इंक्लूड कर देते हैं, आप लोग अभी तो अलजेब्रा से बिल्कुल फेमस, मतलब काफी परिचित हो गए हैं। पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, तो पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन एंड ऑफ हाँ आप बिल्कुल आप नोट्स बनाएंगे तो एंड कॉम्पोजिशन एंटायर फंक्शंस इज एंटायर, ठीक है। पांचवा ये है, ये तो लिखवा दिए हैं, ये इनके कॉम्पोजिशंस, ये कॉम्पोजिशन में सारा आ गया, ठीक है। एक और डिवीजन, ठीक है, डिवीजन नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि डिवीजन में गड़बड़ हो जाती है, तो ठीक है फिलहाल इतने लिख लीजिए, ये 4 टाइप। एग्जाम्पल करने को कोई कहे तो बस झड़ी लगा दो, देखो कैसे,
कह दो e टू द पावर z, e टू द पावर z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 3, मतलब पॉलिनोमियल को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कंपोज कर दिया। 2 मिनट कंपोजिशन फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं। e टू द पावर sin z, e टू द पावर cos z, sin ऑफ e टू द पावर z, sin ऑफ पॉलिनोमियल z स्क्वायर प्लस 2z, समझ पा रहे हैं, 2z क्यूब, ठीक है। फिर और कौन सा पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, साइन z इंटू कॉस z, है ना, साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ क्या, अब वही लेकिन मैं अगर लिख दूं e टू द पावर tan z, तो आपको रुक जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि tan z अपने आप में इंटायर नहीं है, और इंटायर टू द पावर इंटायर, वो इंटायर तो हो जाता है, ये नहीं होगा। देखिए क्या दिक्कत आएगी, e टू द पावर साइन z अपॉन कॉस z। अब इतने को अलग निकालिए और इसको स्टडी करिए, साइन z अपॉन कॉस z। आपको लगता है इस फंक्शन को कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अच्छा नाइस फंक्शन है, लग रहा है आपको? नो सर, कहीं ना कहीं No, अनडिफाइन हो जाएगा सर। इसको दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, वो हर पॉइंट Cos में Z। दिक्कत है। यानी कि अगर मैं पूछूं पॉइंट्स ऑफ प्रॉब्लम, एन पाई, इसको Pi कहते by हैं सिंगुलर पॉइंट्स। pi by पॉइंट्स ऑफ प्रॉब्लम क्या क्या है, एन z पाई है सर। such n that pi by 2 z belongs to c plus 1 pi such by 2. that cos z equal to 0, जीरो। ठीक है। अब देखो इसको आगे बढ़ाओ, इसका मतलब क्या है, cos z equal to 0, z equals to कौन से पॉइंट्स आए, 2n plus एन 1 पाई, pi by 2. n plus 1 pi पाई by बाई 2. 2n n plus plus 1 1 pi pi by 2n plus 1 pi by 2 1 pi by 2. 2n plus 1 pi by 2 यस सर, n belong to। वाई एक्सिस। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, सिंगुलर पॉइंट है, किसके, tan z के भी और e टू द पावर tan z के भी। क्यों? क्योंकि tan z के जो है एक्सपोनेंशियल के अपने कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होते हैं, उसके साथ कंपोज किए गए फंक्शन के ही सिंगुलर पॉइंट उसके सिंगुलर पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट, पहला फंक्शन आपको दिखा जिसके अंदर सिंगुलरिटी है, जिसके अंदर प्रॉब्लम है। अब हम आगे बढ़ेंगे और सिंगुलर पॉइंट्स को एड्रेस करेंगे। तो फंक्शंस इधर लिखूंगा पॉइंट्स ऑफ प्रॉब्लम। पॉइंट्स ऑफ प्रॉब्लम मतलब जहां दिक्कत हो रही है, और इसी को तो क्या कहते हैं, सिंगुलरिटी, ठीक है। अब आपका रोल है, फटाफट मुझे बताइएगा। ओके, f of z equal to 1 by sin z, ठीक है। f of z equal to 1 by e to the power z minus 1, f of z equals to 1 by sin hyperbolic z, f of z equal to cos of 1 by cos of 1 by sin 1 by z, ठीक है। और एक फंक्शन लिख लीजिए sin 1 by z, z नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब देखिए 1 अपॉन साइन z, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के केस में हर वो पॉइंट आपको बचाना होता है, या मैं कहूं हर वो पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम होता है या सिंगुलरिटी होता है जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा होता है। तो बस आपको वो पॉइंट देखने जहां पर डिनोमिनेटर, तो साइन z कहाँ 0 होता है, तो आप बोलोगे सर n पाई पे, तो पॉइंट्स क्या आ गए, n पाई, n बिलोंग्स टू z, तो इसकी सिंगुलरिटी हो गई। अब इसकी सिंगुलरिटी, अब यहाँ पे आपने गलती कर दी, e टू द पावर z माइनस 1 कहाँ 0 होता है, तो आप कहेंगे e टू द पावर z इक्वल टू 1, जहां पर e टू द पावर z इक्वल टू 1 होता है, तो मैं बोलूंगा कहाँ 1 होता है, तो बहुत लोग केवल 0 का नाम लेके आगे बढ़ जाएंगे, आप वो बोलेंगे 0 इज द ओनली सिंगुलरिटी, पर देखिए ये गलत है, ठीक है। 2 pi पे भी होगा सर वो, 2n पाई i, n pi by ये पूरे वो पॉइंट्स हैं। क्यों? देखो e टू द पावर z को थोड़ा इधर लिख देता हूँ, e टू द पावर z को आप क्या लिखते हो,
हाइपरबोलिक फंक्शन में सर लिख Cos- सकते हैं cos हाइपरबोलिक नहीं। cos z प्लस i sin z e टू द पावर अगर Cos i z थीटा में कर दूं तो क्या आता है cos थीटा प्लस i cos sin थीटा। थीटा प्लस i sin थीटा। और अब थीटा अगर का मैं मान 2 पाई रख देंगे तो हो एग्जैक्टली जाएगा अगर सर। थीटा का मान मैं 2n पाई रख दूं, ये 2n पाई, बहुत बड़ा मिस था सर ये। तो ये जीरो नहीं हो जाएंगे सारे। इसीलिए एक्सपोनेंशियल में कभी आए अभी अभी ठीक है। इसका होमवर्क है, इसका दूसरा क्वेश्चन इसका भाई है, क्या है तो फिर आई वहां पे लिया z के साथ 2n पाई आई मतलब आई क्यों सर लिया इसका है? n पाई आई हो जाएगा सर। आई इसलिए लिया है, आई इसलिए लिया है ताकि e टू द पावर i z हो सके, तभी तो आप आइलर फॉर्मूला लगा पाएंगे। e टू द पावर ओके z ओके के हाँ लिए आइलर फॉर्मूला। राइट राइट So राइट 2n pi i n belong to integer। अब मेरा अगला सवाल है, अगर मैं 1 अपॉन e टू द पावर z प्लस 1 के लिए पूछ लूं तो क्या होगा? फटाफट निकाल के बताओ। तो ये देखिए एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी सिंगुलरिटी क्या होगी? जहां पे ये जीरो हो रहा होगा तो e टू द पावर z इक्वल टू -1 फॉर z इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई i, यानी कि ये होते हैं इवन मल्टीपल्स, ये होते हैं ऑड मल्टीपल्स। ये दो के लिए जरूर याद रखना, 1 और -1, फिर 2 और -2 वो तो सब अपने आप बन जाता है। इस पे आ जाओ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इस पे आ जाइए, 1 बाई साइन हाइपरबोलिक z। अब हाइपरबोलिक z के n लिए पाई साइन हाइपरबोलिक z का n फॉर्मूला क्या होता है? साइन हाइपरबोलिक z e टू द पावर z e का पावर z माइनस e का पावर माइनस i z माइनस यहाँ पे आईजेड की जरूरत थोड़ी है सर। नहीं नहीं, हाँ, ये भी आयोटा नहीं आएगा। होता है। देखो एक चीज याद रखना, आयोटा तो सर सिंपल हाँ, फंक्शन में ना। हाइपरबोलिक फॉर्मूले में आयोटा एब्सेंट होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आपको बताऊं, एक इतना आसान क्वेश्चन एक बार CSIR नेट में आया। देखो नेट में क्या होता है, आपके पास चॉइस बहुत होती है। अगर आप 40% पेपर भी ढंग से सॉल्व कर दें तो आप पास हो सकते हैं। 10% आप अगर एप्टीट्यूड से ले आए तो आप आसानी से बहुत अच्छा स्कोर कर देते हैं। तो अब होता क्या है कि हम लोग 40% को समझते हैं कि बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं, बहुत कम क्वेश्चन करने होते हैं पास होने के लिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन करिए, आराम से निकल। एक क्वेश्चन था साइन हाइपरबोलिक जेड, अब उसमें हाइपरबोलिक का फार्मूला मुझे याद नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और वो क्वेश्चन मिस हो गया। 4.75 का क्वेश्चन था, तो इसलिए इस तरह की गलती मत करिएगा, फॉर्मूले जो है याद रखिए, है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको आप थोड़ा सा लिखें तो ये आ जाएगा 2 अपॉन e टू द पावर z माइनस e टू द पावर माइनस z। माइनस सिंगुलरिटी कहाँ होगी? जहां पर ये जीरो होगा। 0 का ये जीरो कहाँ होगा? जहां पर e टू द पावर 2z इक्वल टू 1 होगा। 2z इक्वल्स टू 1 सर यहीं से सर यहीं से 4n हम पाई निकाल सर सकते हैं सर। सर 4n n आपने ट्वाइस कर दिया हाफ होगा, हाफ। ये सर ट्वाइस कर दिया मैंने। इसीलिए मैंने कहा जल्दबाजी नहीं, है ना। 2n पाई i इक्वल टू 2z, यही तो होगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस पे आ जाओ, लास्ट वाले पे आओ, ये वाला साइन 1 बाई z, z नॉट इक्वल टू 0। बताओ बताइए, व्हाट इज द सिंगुलरिटी, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम? 1 upon n pi 1 अपॉन n pi करेक्ट, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। 1 अपॉन n पाई। अच्छा, क्या 1 अपॉन n पाई इसकी सिंगुलरिटी है? मतलब z इक्वल टू 1 अपॉन n पाई रख दें तो क्या होगा बताइए। n pi बन जाएगा सर, वो sin n pi 0 होता है। तो उसमें दिक्कत होती है अगर न्यूमरेटर फंक्शन में आ रहा है। नो मतलब सर, आपके हिसाब से पर फंक्शन सर वो तो Singularity ऊपर से denominator सर वो ही तो नहीं है ना, न्यूमरेटर तो में आ रहा है ना सर, उसमें डिनोमिनेटर ही नहीं है। वही मैं वही कह रहा हूँ, जिन्होंने भी कहा मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या किसी फंक्शन के पास जीरो नहीं हो सकता? जीरो हो गया सर वो तो वो तो जीरो हो रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी बचाओ बस, है ना। इन्फिनिटी बचाओ अभियान, जीरो तो ठीक है, जीरो में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब बताओ जल्दी सोच के। कौन सा पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम? अच्छा, कितने लोग हैं जिनको लग रहा है कि z इक्वल टू 0 होना चाहिए लेकिन इसकी वजह से नहीं बोल पा रहे? ऐसी बात है?
अनबाउंडेड है ना सर। भाई यस सर। देखो, केवल एक ही तकलीफ हो सकती है कि साइन को तो कोई अपनी तकलीफ नहीं होती है। पीछे देखिए साइन इंटायर फंक्शन कहाँ चला गया, एक और स्लाइड पीछे है, ये देखिए इंटायर फंक्शन है। 1/z की तकलीफ इसकी तकलीफ है। 1/z की तकलीफ कौन है, z इक्वल टू 0। लेकिन कोई स्मार्ट आदमी समझेगा सर ये तो आपने डोमेन से हटा ही दिया है, तो अब सिंगुलरिटी की क्या बात। मैं आपसे कहूं कि जो सिंगुलर पॉइंट होते हैं वो डोमेन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मतलब सिंगुलर पॉइंट्स आर आइदर इन द डोमेन, मतलब कैन नेवर बी एक्चुअली इन द डोमेन। क्या सिंगुलर पॉइंट कभी डोमेन में हो सकते हैं? आपको लगता है 1/sin z में z इक्वल टू n पाई इसके डोमेन में से नहीं हटाया गया होगा? बताओ, बिना इसको तो हटाए क्या define- डिफाइन कर लोगे? नो सर। तो इसका मतलब यह है कि डोमेन में हो और चाहे ना हो, आपको वो दिक्कत वाले पॉइंट एड्रेस करने हैं। तो z इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम है और वो ही इसकी सिंगुलरिटी बनेगा, चाहे वो डोमेन में हो और चाहे ना हो। लेकिन देख लो डोमेन का लिमिट पॉइंट है। डोमेन क्या है इसका, c माइनस ओरिजिन, ठीक है, c माइनस ओरिजिन। तो ओरिजिन इसका लिमिट पॉइंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मतलब ये तो वैसी ही बात हो गई कि जैसे मैं लिख दूं कि fx इक्वल टू 1/x, x नॉट इक्वल टू 0। तो भैया ये तो लिखना ही पड़ेगा इसको डिफाइन करने के लिए। और फिर मैं पूछूं लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x, आप बोलो सर इसके बारे में बात नहीं कर सकते, कांट टॉक अबाउट इट। क्यों? ये तो डोमेन में है ही नहीं। मैं कहूंगा क्या इसको डोमेन में होना चाहिए? क्या जिस पॉइंट पर मैं तो लिमिटिंग बिहेवियर की बात करी, डोमेन में अगर होगा यस सर, यस तो सर, फंक्शनल वैल्यू की बात की जाएगी। लिमिटिंग बिहेवियर की बात अभी की जा रही है जब ये डोमेन में नहीं आ पा रहा है, मतलब डोमेन का पॉइंट नहीं बन पा रहा है, मतलब फाइनाइट वैल्यू नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब है वी कैन स्टिल टॉक अबाउट दिस, और हम इसको कांट टॉक नहीं बोलेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली बोलेंगे, इनफाइनाइट वैल्यू हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे समझ पा रहे हैं? तो 0 इसकी सिंगुलरिटी है, ऐसा नहीं है 0 यहाँ से हटा दे सिंगुलरिटी नहीं बनेगा, ऐसा थोड़ी होता है। अभी भी पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम तो 0 है। 0 को अप्रोच करेगा तो इसकी क्या हालत होगी आप बताइए, बताइए। लिमिट z अप्रोचेस टू 0 sin 1/z, क्या हालत होगी इसकी? अनबाउंडेड हो जाएगा भाई। यस सर, अनबाउंड। अगर लिमिट z अप्रोचेस टू 0 sin 1/z, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये sin 1/x नहीं है जो -1 से +1 के बीच में घूमता रहेगा, ये तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। समझ पा रहे हैं? इससे हमें एक और चीज सीखने को मिलती है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिंगुलरिटी के आसपास फंक्शन अनबाउंडेड हो जाता है? इंट्यूटिवली है ना, आगे देखेंगे। यानी कि ये भी इंटरेस्टिंग है कि सिंगुलर पॉइंट के आसपास फंक्शन का बिहेवियर कैसा होता है, ये भी इंटरेस्टिंग है जानना। और CSIR नेट के लिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। CSIR नेट बड़ा है, उसका फेवरेट एरिया है, एक आधा क्वेश्चन यहाँ से वो पूछ लेता है। ठीक है, इसको हम लोग सीखेंगे और यही थ्योरी है। अदरवाइज BSc की किताबें बहुत है आपको सिंगुलरिटी निकालने के लिए, सीखने के लिए, है ना। थ्योरी जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक नेट के लेवल पे बात करना थोड़ा मुश्किल है। चलो, सिंगुलरिटी निकालने के लिए थोड़ी बोलेगा, लकी है तो एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन थ्योरी ज्यादा पूछता है। इस पे आते हैं और इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। कॉज, ओके ठीक है। क्वेश्चन है कॉज ऑफ 1/sin ऑफ 1/z। जब भी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो जिसके अंदर ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट हो, तो हमेशा सबसे पहले लास्ट ब्रैकेट से शुरू करो। तो यहाँ पे थंब रूल बना लो। क्या थंब रूल क्या हो गया कि स्टार्ट फ्रॉम मोस्ट इनसाइड ब्रैकेट, ठीक। यानी कि 1/z सबसे पहले, इसकी सिंगुलरिटी क्या है, z इक्वल टू 0। अब ये वाला सॉल्व हो गया, ये पार्ट खत्म। अब 1/, ये वाला पार्ट आया, मतलब ये वाला बॉक्स, ब्लू बॉक्स। तो येलो बॉक्स से कौन सी सिंगुलरिटी, तो अब ब्लू बॉक्स में से कौन सी सिंगुलरिटी आएगी बताइए जरा।
साइन 1/z बराबर 0 पर सिंगुलरिटी आएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लू वाले बॉक्स में से कहाँ सिंगुलरिटी आएगी? जहां पर साइन 1/z 0 हो रहा होगा। 0 का अब ये होगा z इक्वल टू 1/n पाई, n पाई। ठीक। और कॉस की अपनी कोई सिंगुलरिटी होती नहीं है, तो सिंगुलर पॉइंट्स क्या हो गए? सेट ऑफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी। क्यों? क्योंकि इसमें अक्सर लोग जीरो भूल जाते हैं। सेट ऑफ यस सर, सिंगुलरिटी हम क्या भी बन गया? इसको सॉल्व करके सर 0 भूल गए थे सर। जीरो। यही तो देखिए, यही तो बारीक चीजें हैं पास होने में और फेल होने में, और क्या है, समझ रहे हैं? तो थोड़ा केस की है कि 4.75। हाँ, और देखो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी करो, नेगेटिव नहीं है। जल्दी जल्दी करोगे तो पॉजिटिव भी नहीं मिलेगा, नेगेटिव का क्या करोगे? अचार डालोगे। हमें पॉजिटिव गिनाना है भाई, नेगेटिव बोले उतने में खुश है, चलो हे भगवान मेरा नेगेटिव नहीं हुआ, अच्छा हुआ इसमें नेगेटिव नहीं। अरे 4.75 गंवा के आए हो और आप कह रहे हो अच्छा हुआ, इससे बढ़िया तो और माइनस देके चले आओ। भाई फेल होना मतलब समझ रहे हैं, 90 कट ऑफ है, 89 वाला फेल है। अब इसके 89 हो चाहे 69 हो, सब फेल है, लेकिन इसको कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है। इसलिए सिली मिस्टेक्स अवॉइड करिए, आप बिल्कुल कभी यहाँ फंसेंगे नहीं, आप इधर ही गिरेंगे। यहाँ जो लोग हैं उनको और तैयारी की जरूरत है, फेल तो ये भी है, ये ज्यादा बुरी तरह फेल है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो सेट क्या बना, 0 यूनियन 1/n पाई। अब एक और चीज की आदत डालो, सो टेक दिस इन योर हैबिट। क्या? ड्रॉ योर सिंगुलरिटीज। आप बोलोगे सर ऐसा करने को क्यों बोल रहे हो? चीजें आसान होती हैं। देखो ड्रॉ करने से क्या फायदे होते हैं अभी बताता हूं। जब मैंने पूछा 1/sin z, इसकी सिंगुलरिटी क्या होगी? आपने कहा z इक्वल्स टू n पाई, ठीक है, z इक्वल टू n पाई। और जब मैंने बोला 1/sin 1/z की सिंगुलरिटी क्या होगी, तो आपने कहा सर एक हो गई 0 और दूसरी हो गई 1/n पाई। बताओ सही है? ये पहले इतना क्लियर करो। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। इसको जब आपने प्लॉट किया तो आपको क्या मिला? म्यूट योरसेल्फ, 0 1 2 3 4, सॉरी 1 2 नहीं, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। इधर माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। बताओ ठीक है? इसको प्लॉट करते हैं। 0 भी है सेट में भाई, भूल मत जाना। 0 1/पाई 1/2 पाई 1/3 पाई 1/4 पाई एंड सो ऑन। मुझे बड़ा बेसिक सा डिफरेंस बताइए इसके और इसके बीच में। बताइए, सोच के बताओ, इसमें और इसमें आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों ही सिंगुलरिटी के सेट हैं, जो अलग अलग फंक्शन की सिंगुलरिटीज हैं। सर ये जो सर हमारा इसमें होगा ऊपर बाउंडेड वाले होगा। में जी बोलिए बोलिए। सर नीचे वाला सर जो है ना सर, हमारा सिंगुलर पॉइंट ये बाउंडेड होगा, ऊपर वाला अनबाउंडेड हो रहा है सर। ठीक है, और बताइए दूसरा डिफरेंस बताइए। सर एक ऐसा लग रहा है कि 0 से दूर जा रहे हैं और एक लग रहा है 0 के पास आ रहा है हाँ नीचे ठीक वाला। है, इसको और थोड़ा ऑब्जर्वेशन को और बढ़ाइए, थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में लेके आइए। सर ये पूरा का पूरा नीचे वाला जो हमारा है वो डेंस, हर एक इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स है उस सभी पे वो सिंगुलर पॉइंट्स आ रहा है। ऊपर वाला सिंगुलर पॉइंट्स खुद सिंगुलर ऐसा लग रहा है, आइसोलेटेड लग रहा है सर। ऊपर वाला आइसोलेटेड लग रहा है, बस नीचे वाला बस आइसोलेटेड पॉइंट्स नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, अब आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया है। अगर पॉइंट सेट टोपोलॉजी के सेंस में कहें तो यहाँ पे ऑल पॉइंट्स आर आइसोलेटेड। नहीं, सारे आइसोलेटेड है देखो। यस सर। यस सर। और यहाँ क्या है, यहाँ बताओ।
इसमें समथिंग आर आइसोलेटेड एंड बहुत सारा जो है ना सर ये डेंस बना दे रहा है सर। अब देखिए यहाँ आप गलती कर रहे हैं, इसका मतलब आप 1/n को पहचानते नहीं है। 1/n में सब कुछ आइसोलेटेड है एक्सेप्ट 0, केवल 0 ही तो लिमिट पॉइंट बनता है। या सर 0 के आसपास में तो बहुत सारा हो जाएगा सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो जाएगा सर जो ठीक है। डेंस हो क्या मैं जाएगा ऐसे सर। लिख दूं, ऑल आर आइसोलेटेड एक्सेप्ट एक्सेप्ट 0। z equal to 0 and this is non isolated। ये- ठीक है, तो Yes. क्या हमने बातों बातों में सिंगुलैरिटी को क्लासिफाई कर लिया, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी? यस सर। अगर ऐसा है तो जरा मुझे बताइए कि अब आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? बताइए, अरे यहीं से बताओ सोच के, यही लिखा हुआ है सब, देखो इतने आसानी से तो मैंने आपको समझा दिया। आइसोले एक्सेप्ट एक्सेप्ट 1.9। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ, कोई बात नहीं, आगे वाली स्लाइड में चलते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक सिंगुलैरिटी ली, तो वो एक मिनट, अब मुझे ही पूरा कर लेने दीजिए। एक सिंगुलैरिटी मैंने ली, ठीक है, ये है सिंगुलैरिटी, इसके आसपास मैंने एक नेबरहुड डाला, ठीक। इस नेबरहुड में दूसरी कोई सिंगुलैरिटी नहीं आई, मतलब बाकी के सारे पॉइंट रेगुलर पॉइंट आए, तो ये कैसी सिंगुलैरिटी होगी? आइसोलेटेड आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। मतलब ये आइसोलेटेड अपने होगी ग्रुप सही। में इसके आइसोलेटेड नेबरहुड है, में और कोई- ये एक मिनट, ये अपने ग्रुप में आइसोलेटेड है, ये अपने ग्रुप में अकेली सिंगुलैरिटी। आइसोलेटेड मतलब क्या है, इसके आसपास इसके जैसा कोई नहीं, मतलब जो सारे पॉइंट हैं वो रेगुलर पॉइंट है। ये सारे पॉइंट क्या है? रेगुलर। समझ रहे हैं, ये सारे रेगुलर रहे होंगे, अकेली सिंगुलैरिटी। इस सिंगुलैरिटी को क्या कहते हैं? आइसो। तो अब आप मुझे समझाइए कि नॉन आइसो सिंगुलैरिटी कौन सी होगी? एक पॉइंट ली जो कि एक सिंगुलैरिटी है, एक नेबरहुड बनाया, आगे बताइए। सर अगर एक से उसके ज्यादा neighborhood सिंगुलैरिटी से आ उसको जाए। सर निकाल एटलीस्ट एक दिए तो तो भी एक नॉन से ज्यादा आइसोलेटेड होनी सिंगुलैरिटी। चाहिए। अच्छा, मतलब- कितने लोग, मैं दो मत पूछूंगा, दो आपके व्यू पूछूंगा। पहला ये, कितने लोगों को लग रहा है कि इस नेबरहुड में सारी सिंगुलैरिटी होनी चाहिए, और कितने लोगों को लग रहा है कि एक से ज्यादा, मतलब एक और कम से कम? एक से कम ज्यादा, एटलीस्ट एक वन। कम पहला वाला एक कम आर्ग्यूमेंट, होना चाहिए। पहला वाला आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा है कि सारी सिंगुलैरिटी होनी चाहिए? सर पूरा क्या पूरा जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, वो तो सफिशिएंट बात होगी। बात कीजिए, हमें एक भी ज्यादा दो होगा लोग तो हो हम गए तो क्लेम फिर कर देंगे आइसोलेट नॉन नहीं रहेंगे, आइसोलेटेड। एक के साथ कोई और आ गया। अगर मैं ये कहूं कि एक होंगी ही भी हो गया नहीं, तो नॉन आइसोलेट हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि होंगी ही नहीं पूरी की पूरी, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? जरूरत हो चाहे ना हो, प्रैक्टिकली होंगी ही नहीं, यही तो डेफिनेशन में कहा गया। कोई ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके आसपास सिंगुलैरिटी ना सारी हो। केवल यस सर, यस सर। हाँ ये सर। लेक्चर को पूरे ध्यान से सुनिए। हाँ? ये भी सर। हाँ, इसका मतलब क्या है? सिर्फ एक और पॉइंट ऐसा आ जाए जो सिंगुलैरिटी बन जाए, कम से कम। और भी आएंगे तो खुशी होगी, है ना, और भी आएंगे तो खुशी होगी, लेकिन कम से कम एक और आ जाए तो ऐसी सिंगुलैरिटी को क्या कहते हैं? नॉन आइसो। नॉन आइसोलेट। अब कोई पूछे इस वाली को नॉन सर आइसो इसके कहते? किसी भी नेबरहुड में सर बोलेंगे ना सर तो यस 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 यस, एवरी नेबरहुड। एवरी नेबरहुड सर, उस तब तो इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा सिंगुलैरिटी सर उसके नेबरहुड में। अरे बताइए, अच्छा एफडी में का तो मुझे बताइए, नहीं कोई बात नहीं, एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z, इसका केवल एक ही सिंगुलैरिटी है, कौन सा? जीरो। मुझे बताइए जीरो। जीरो। अब इसको प्लॉट किया, ये जीरो है, बताइए इसके किसी भी नेबरहुड में और कोई सिंगुलैरिटी आएगी? नो सर। नो नो सर। ये कैसी हो गई? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड। तो ऐसा नहीं है Isolated पर है। इनफाइनाइट ही बनेंगी, समझ पा रहे हैं? तो अब लेकिन अगर ये मैं आपसे नॉन, कहूं कि ये क्लासिफिकेशन जो है ये केवल लेकिन और ये सर केवल लिमिट के डिफिनीशन की तरह नहीं हो रहा है सर। क्या?
आप मजा खराब कर जो रहे हैं हम लोग मेरा concept- मेरा फ्लो तोड़ रहे हैं, लेकिन ठीक है बता दीजिए। तोड़ दिया मैंने, बताइए बताइए। बोल रहे हैं सर, जैसे है कि कम से कम जैसे लिमिट का डिफिनीशन हम लोग पढ़ते हैं सर, अरे उसका लिमिट की सुनिए, लिमिट, अरे मैं ये कह रहा हूँ लिमिट तक जाने की जरूरत ही क्या है, वो इतना कनेक्ट करने की जरूरत नहीं। छोटी सी बात है, मैं अकेला नहीं हूं मतलब मेरे आसपास कोई एक और हो जाना नॉन चाहिए। आइसोलेटेड, बस। सिंपल सी बात है ना, इसमें आगे ले जाने की बात क्या है, समझ रहे हैं? ओके सर। मैं अकेला हूं मतलब मेरे आसपास कोई नहीं है, मेरे हर नेबरहुड में कोई नहीं है, ये बात है, समझ रहे हैं? आप लिमिट से इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा बस, मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है फिर, है ना? मैं इसको नहीं जोड़ रहा, आप अगर जोड़े तो फिर आप कंफ्यूज मत होइए। आइसो, चलिए उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको, ये क्लासिफिकेशन एकदम क्लियर हो गया। बताइए, यस सर, ठीक है सर। यस सर। तो ये जो हैबिट मैंने डालने को कहा था आपको कि ड्रॉ कर लिया करो, ये इसीलिए तो बताया था कि क्लासिफिकेशन कर लोगे, जैसे ही ड्रॉ करोगे पता चल जाएगा आइसो है कि नॉन आइसो है कि नहीं। यस सर। चलिए इसके डेफिनेशन बना लेते ये हैं, प्लॉटिंग सर बहुत यूजफुल है आपके लिए। यस, तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की डेफिनेशन, ठीक है, आप लिखो मैं भी लिखता हूं, और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की डेफिनेशन लिखो। लिखिए, मैं आपको 60 सेकंड देता हूं, शुरू हो जाओ, अपनी लैंग्वेज में लिखो जो आपको ठीक लगे, फिर मैं बताता हूं और मैच करा लेना। देखिए, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब है अ सिंगुलर पॉइंट z equal to z naught is said to be isolated if in every NBD there is no other singularity। उम्मीद करता हूं कि आपने भी यही समझा होगा और यही लिखा होगा, ठीक है? अगर किसी का और कोई मत है, कोई और ओपिनियन है, तो जरूर मेरे साथ शेयर करो, बताओ, ठीक है? दूसरा, is said to be non isolated if in every neighborhood। यहाँ पे every का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, घर पे जाके सोचना कि every हटा दूं तो देखना बड़ी चालाकी हो जाएगी, मतलब किसी नॉन आइसो को भी, मतलब आइसो को भी, सॉरी नॉन आइसो को भी आप आइसो प्रूफ कर सकते हैं अगर एवरी हटा दें। इन एवरी नेबरहुड देयर एग्जिस्ट at least one more singularity। एग्जाम्पल पिछली स्लाइड में दिया जा चुका है। ये यहाँ पे देखोगे, इससे बढ़िया एग्जाम्पल ना मेरे पास है और ना ये z इक्वल टू 0 जो सिंगुलरिटी बनी थी ये है नॉन आइसोलेटेड, क्योंकि इसके आसपास कोई भी नेबरहुड डालो ढेर सारी सिंगुलरिटी अवेलेबल हैं डेंसनेस की वजह से। और बाकी की 1/n पाई वाली जो सिंगुलरिटी है जिनको आगे ड्रॉ किया गया, ये इनके आसपास आप एक छोटा नेबरहुड जरूर बना सकते हैं जिसमें और कोई नहीं आएगा, तो ये सारी आइसोलेटेड है। तो ये जो रिमार्क है, ये जो कंक्लूजन है, ये बहुत सुंदर है, उसको ध्यान रखिए, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम्पल भी है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है? ये तो उम्मीद करता हूँ ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन करिए और घर जाइए, घर पे तो है ही नहीं। क्वेश्चन है f of z equals to z minus sin z upon z cube for z not equal to 0 and 1/6 for z equal to 0। डिस्कस सिंगुलरिटी, डिस्कस सिंगुलरिटी, स्टार्ट हो जाओ भाई। सिंगुलरिटी या रेगुलरिटी, मतलब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती सिंगुलरिटी फिर बनाई जाए कि सर ने तो कहा है सिंगुलरिटी डिस्कस करो, इसके पास नहीं है तो क्या करें, कुछ तो डिस्कस करना है, तो जबरदस्ती क्रिएट मत करो, ठीक है? चल जो भी आपको लगे बताइए। छोटा सा करेक्शन है, 1/6 की जगह पे 1/2 है यहाँ पे, ठीक है? यस सर जानबूझ के हटाए हैं सर।
सो z इक्वल टू 0, मतलब आप इसमें पिछले बैच के भी बच्चे हैं, मतलब यही होता है, आप टीचिंग को धीरे धीरे एक्सपीरियंस से सीखते हैं। शायद मैंने पहले इतने एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए होंगे, मतलब किए हैं पहले बैच वालों के साथ जो एक्सपेरिमेंट्स किए, उससे ज्यादा मैंने दूसरे बैच वालों के साथ, फिर तीसरा आपका पांचवा है, 1 2 3 4 5, तो इन सब का एक्सपीरियंस आप पे ऐड हो रहा है। और कुछ चीजें जैसे अभी मेरे दिमाग यस में आया कि सर इमीडिएट मैं मैंने इसको पूछा चेंज था कर। ये आपको, हाँ बेटा, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपको पिछले बैच में। अच्छा पूछा था क्या, तो मैं बता पाया हाँ था कि नहीं? ये मुझे बताना सिर्फ, हाँ हाँ बताया इन था। लोग को हाँ हाँ नहीं। ओके फाइन। देखिए टीचर होना मतलब आंसर की होना नहीं है कभी भी। आजकल बच्चों में भी कुछ मिस्टेक्स हैं, वो भी चाहते हैं कि टीचर केवल आंसर बताए, और ट्रेनर टीचर बन के भी रह जाए। बिगड़ता है। सर खासकर इंटरमीडिएट में तो ऐसा है सर कि कहीं अगर पढ़ाते पढ़ाते कहीं कुछ हो जाता है सर तो चून निकल जाता है बच्चे में सर। एकदम एकदम, उसमें यह है कि पूरा रट्टा, टीचर इज नॉट एन आंसर की, मुझे बहुत पहले एक जगह पढ़ा था मैंने और मुझे बहुत पसंद आया, है ना। आंसर की नहीं है, आइडिया का बॉक्स होता है, आंसर की नहीं होता है ना। आंसर जानते रहोगे स्टूडेंट, अब देखिए प्रोसेस में स्टूडेंट अपनी गलतियां नहीं देख रहा है कि इस प्रोसेस में वो कहाँ जा रहा है ना, वो ये देख रहा है हमको ऐसे पढ़ाया जा रहा है, हमको ऐसे पढ़ाया जा रहा है। अरे भाई तुम डिमांड भी तो वैसी कर रहे हो, मार्केट जब ड्रिवन चीजें हैं तो जो मार्केट डिमांड करेगी मजबूरी में टीचर को वही देना पड़ेगा, है ना? ऐसा नहीं कोई टीचर जानबूझ के वही देते हैं, लेकिन मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं नीचे के स्तर पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि इस स्तर पे मुझे लिबर्टी है कि मैं आइडिया प्रेजेंट करूँ। 12th वाले बच्चों को आप आइडिया प्रेजेंट करो, हार्डली देयर बी एनीवन जो आपको सुनेगा, वो चाहेगा कि क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल सर। करो। बस टूट जाएगा सर, भाग जाएगा सर। एकदम एकदम एकदम, इसलिए मैं लकी हूँ। मुझे मैंने हर बैच को बताया कि मुझे 12th पढ़ाने के लिए जो मैं कमाता था उससे 2.5 गुने का ऑफर आया इंटरमीडिएट जेई को पढ़ाने के लिए। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आप मेरा सर खा जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग में मैं अच्छा नहीं हूँ। आप मुझे मजबूर करेंगे कि रोज 50 क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँ, और मैं वो कर नहीं पाऊंगा, मुझे आइडिया सर वो ऐसा, सर वो इसमें पढ़ाना सर राजा जैसा है, उसमें पढ़ाना नौकर शाह की तरह। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। लेकिन देखिए कोई बात नहीं, हम लोग मतलब कहीं ना कहीं जो आपका प्रोफेशन है और जो पैशन है वो अलग अलग चीजें हैं। पूरा दिन प्रोफेशन के लिए काम करिए, शाम को 1 घंटा पैशन के लिए काम करिए, क्या दिक्कत है। z इक्वल टू 0 आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, क्योंकि और कोई सिंगुलरिटी नहीं है। कैसे पता चला, इसकी लिमिट वैल्यू हमने निकाली, जब हमने निकाला लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z माइनस साइन z अपॉन z क्यूब, ये आ गया 1/6, जो इससे मैच नहीं हो रहा था। अब अगर यहाँ पे 1/6 होता तो ये रेगुलरिटी बन जाती। If z equal to 0 gives, यानी f of 0 is 1/6, z equal to 0 will become रेगुलर पॉइंट। regular point, regular point। तब तो ये पूरे पूरे सी पर रेगुलर पॉइंट हो जाता सर। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा सी पे इंटायर हो जाता फिर ये है सर। है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स पढ़ने का और पढ़ाने का मजा है भाई, कॉम्प्लेक्स बड़ी सुंदर सब्जेक्ट। सर जो नॉन आइसोलेटेड का हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं सर, वहाँ पर एवरी की जगह पर अगर एनी अगर जोड़ दे सर तो उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा सर? वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको सर वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करिए, देयर एग्जिस्ट, घर जाके एक्सपेरिमेंट करिए शायद अपने देयर खुद। एग्जिस्ट, हाँ बेटा, एनी का सर मतलब वहाँ पे देयर एग्जिस्ट चाहिए, ऐसे नहीं लग रहा है क्या एवरी की जगह पे? तो मैं वही क्योंकि कह रहा हूँ एवरी आपसे, से तो देखिए हमें देखिए सुनिए, मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि इसको जरा अटेम्प्ट करिएगा देयर एग्जिस्ट लिख के, और देखिएगा आप खुद देखेंगे कि इसमें क्या चाहिए, आपको पता चले। मैं आज इस पे डिस्कशन नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ आप टाइम बिताएं थोड़ा, है ना, 20-30 मिनट जरा सोचें इसके बारे में, थोड़ा ग्राफ बनाएं, उससे सीखेंगे, है ना। सर ये अगर समझ में विजुअलाइज हो गया सर, अगर ये नहीं रहता तो कोई एक पकड़ के दिखा देते सर, तो आइसोलेटेड को भी नॉन आइसोलेटेड दिखा देते सर। मैं वही यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, यही तो कहना, ये समझ में आ गया पूरा एनालिसिस में, आप जहां जहां इसके एप्लीकेशन है। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, कुमरेसन का बुक पढ़ रहा था मैं एमएससी के बाद, टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक्स स्पेसेस। उसमें मुझे समझ में आया कि 1/n लेस देन डेल्टा का मतलब क्या होता है, जब उन्होंने कहा कि जब आप 0 के बिल्कुल करीब होंगे तो 1/n आपको किसी भी छोटे नंबर से पीछे ऐसे इंटरवल बनाने पे मदद करेगा। समझ रहे, इतनी सी बात से मेरा एनालिसिस का परसेप्शन चेंज हो गया, पूरा परसेप्शन चेंज हो गया। मतलब जो मैं सोचता था एनालिसिस के बारे में वो सारा चेंज। तो कहीं ना कहीं एक चीज होती है, यही तो कह रहा हूँ, इसीलिए
ये ड्रॉ करो, बनाओ एयर एग्जिट, ये जैसे एक चीज पकड़ लोगे एनालिसिस आपके लिए आसान हो जाएगी, है ना। चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, सी यू ऑल टुमारो।